Good morning. Welcome back to online class of Teresa Children Academy Senior Secondary School. Today we are going to study class 7th history. We will continue our chapter. This is part 2 and in the description box link of part 1 is also given. So let's get started. We are studying chapter number 3, the Sultanate period. We have studied about slave dynasty, Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Firuz Shah, Razia Sultan, and Nasiruddin Muhammad Ghiyazuddin Balban. We have covered all these topics. So for today, we are going to start Khalji dynasty. Khalji dynasty, look at this. Khalji dynasty, Jalaluddin Firoz Khalji, Alauddin Khalji, and Khusraho Malik. Let's first study about them. Khalji dynasty from page number 19. You also open the book from page number 19. Khalji Sultanate started for 3 decades. They expanded and consolidated the Sultan further. ये डायनेसिटी ने 3 डेकेड्स तक, एक डेकेड में होते हैं बच्चों 10 ईयर्स, सो 3 डेकेड्स में 30 ईयर्स, इन्होंने लगभग 30 ईयर्स तक अपने सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत के एरिया को रूल किया. दे एक्सपैंडेड एंड कंसोलिडेटेड द सल्तनत फर्दर, और जहाँ तक सल्तनत का इनका एरिया था उसको उन्होंने एक्सपैंड किया, बढ़ाया. अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं Jalaluddin Firoz Khalji. Jalaluddin Firoz Khalji was a weak ruler. He adopted a lenient policy towards the Mongol and married one of his daughters to Ulugh Khan, the Mongol leader. वीक है रूलर क्या है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी, वीक रूलर है और उसकी पॉलिसी क्या है, बहुत लीनियंट है, शांत है. कोई भी मंगोल आए तो पहले आपने देखा था कि चाहे वो इल्तुमिश हो, चाहे वो रज़िया सुल्तान हो, बलबन हो, जितने भी स्लेव डायनेसिटी के लोग थे वो तो मंगोल से अपनी दिल्ली सल्तनत के एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, राइट. लेकिन फ़िरोज़ शाह खलजी क्या था, बहुत लीनियंट था. ही अडॉप्टेड अ लीनियंट पॉलिसी टुवर्ड्स मंगोल, और उन्होंने उलुग खान जो एक मंगोल लीडर भी था उसकी बेटी से भी शादी की थी. जलालुद्दीन वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरशाप हु टुक द लिटिल ऑफ अलाउद्दीन. अब उसको किसने हराया, अलाउद्दीन ने, जो उसका एक नेफ्यू था. नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा. देन हु टुक द टाइटल अलाउद्दीन, और इसी अली गुरशाप को हम क्या किसके नाम से जानते हैं, अलाउद्दीन खलजी. भूलना नहीं, आपने सुना भी होगा, अलाउद्दीन खलजी पढ़ते हैं. द मोस्ट पावरफुल ruler of this dynasty was Alauddin Khalji. He was an ambitious ruler. Soon after coming to the power, he set about his goal of establishing an all India empire. तो इसके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थी. इसने क्या सोचा था कि वो पूरे इंडिया पे अपना एम्परर मतलब बनेगा, तो अपने एम्पायर को बढ़ाएगा, और एम्बिशियस था. तो उसने क्या क्या किया, देखते हैं क्या करता है अलाउद्दीन खलजी ने. जलालुद्दीन खलजी का बाद में उसका नेफ्यू है अली गुरशाप, जिसको कहा जाने लगा अलाउद्दीन. अब इसने किस तरह से अपने रीजन को, अपने एरिया को एक्सपैंड किया, देखते हैं. एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. अलाउद्दीन कॉन्कर्ड गुजरात एंड मालवा, गुजरात का प्रदेश एंड मालवा रीजन, सी ऑन द मैप. दिस ये सारा का सारा एरिया उसने कॉन्कर किया. This gave him control over the western seaports between 1301 and 1303. तो हमें तो पता ही है कि हमारे इंडिया में वेस्टर्न साइड पे कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पड़ते हैं, गुजरात एरिया के. इन सभी पे उसका कब्ज़ा हो गया, या हम बोलें कि उस पर उनका कंट्रोल हो गया. तो उसका कहीं ना कहीं ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहा, व्यापार करना चाहा. अब आगे बढ़ते हैं. बिटवीन 1301 and 1303, he campaigned in Rajasthan and captured the forts of रणथंबोर. तो उसने गुजरात
गुजरात में गया है, मालवा में गया है। अलाउद्दीन खिलजी तो कहीं ना कहीं पास का ही स्टेट है राजस्थान, वहाँ पे भी उसकी नज़र थी। एंड ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़ फ्रॉम दी राजपूत्स। तो चित्तौड़ का किला और उसने कैप्चर करने की कोशिश की। देयरफॉर ही सेंट अ लार्ज आर्मी टूवर्ड्स द साउथ अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर। और उसने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा, अपना एक्सपैंड कर लूँगा और भी आगे आगे बढ़ते जाऊँगा। अलाउद्दीन ने सोचा और उसने उसका एक ट्रस्टेड, एक विश्वसनीय जनरल है मलिक काफूर, उसको भेजा। मलिक काफूर ने किस किस को हराया देखते हैं। मलिक काफूर डिफीटेड द यादवास, काकटियाज, होयसलाज एंड द पांड्याज। यहाँ टेरेसियंस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस पार्ट। ये वाला पार्ट हमने पहले भी पढ़ा था। इट इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 13, राइट। कि डेक्कन के कितने सारे दक्षिण डेक्कन के जितने भी पावरफुल एम्पायर थे, राष्ट्रकूटाज, यादवाज, आपको शायद याद आ जाए। ये हमने सब कुछ पिछले लेसन में पढ़ रखा है, लेसन नंबर 2 में। इन सबको किसने हराया आगे चल के? अलाउद्दीन खिलजी के जनरल है मलिक काफूर, उसने। मलिक काफूर डिफीटेड द यादवास, काकटियाज, होयसलास एंड दी पांड्याज। अब आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो कैरिड अवे लॉट ऑफ वॉर बूटी विच इंक्लूडेड प्रेशियस मेटल, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज एंड स्लेव्स। तो वॉर बूटी दैट मीन्स कि जब भी कोई फाइट हो रहा हो, जब भी कोई वॉर हो रहा हो, और उस समय जो जो चीज़ें हम, जो जो ट्रेजर, जो जो उनकी प्रॉपर्टी को हम मूव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम लूट करके ले जाएं। तो ऐसा ही उसने किया मलिक काफूर ने। ही कैरिड अवे अ लॉट ऑफ वॉर बूटी, जैसे मेटल्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स, सोना चांदी, ऐसे उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लूटा। द किंग्स so defeated were allowed to continue as rulers, but they had to pay tributes to Alauddin and acknowledge his overlordship. तो उस समय के किंग्स हार गए थे उससे, लेकिन वो उस समय वहाँ पे रूल तो कर रहे थे। बाद में they were allowed to continue as rulers, लेकिन उनको बहुत सारा ट्रिब्यूट्स यानी कि टैक्स उनको देना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को। एंड उसको अपना राजा भी, ओवरलॉर्डशिप भी मान करके एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता था। टूवर्ड्स द एंड ऑफ अलाउद्दीन्स रीजन हिज एम्पायर वॉज अ लार्ज एज दैट ऑफ किंग अशोका। उसने भी बहुत अशोका जितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। वाई डिड अलाउद्दीन नॉट एनेक्स दीज टेरिटरीज? अब सोचने की बात यह है कि उससे आगे उसने अपनी जो भी बाउंड्रीज थी उनको अनेक्स किए क्यों नहीं किया। To pay the numerous wars, Alauddin needed a continuous supply of money. Land revenues was the most important source to increase tax collection. Alauddin introduced many economic reforms. अब किसी को अपनी सल्तनत का एरिया बढ़ाना है, किसी को अपना एरिया बनाना है, बढ़ाना है राजा को, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ मनी चाहिए। तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करता था। उसकी टैक्स कलेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। बहुत भारी मात्रा में वो कर को वसूलता था। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस मैनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इसके लिए इसने बहुत सारे आर्थिक सुधार भी किए। उसने तरह तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करते रहता था। इकोनॉमिक मेजर्स, तो देखते हैं उसने क्या क्या इकोनॉमिक्स मेजर्स किए, पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर्ड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द लैंड अंडर कल्टीवेशन। ओके, उसने कहा कि जितना भी उपजने वाला कल्टीवेटेड एरिया है, जिसमें से कृषि में से हम अनाज उगाते हैं, उसको कल्टीवेबल लैंड कहते हैं, उसका आप मेजरमेंट करो। इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर उसने कृषि को अलग अलग तरीके से एरिया को बांटा। द लैंड टैक्स वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, तो जो बहुत फर्टाइल एरिया है तो वहाँ से वो ज़्यादा टैक्स लेता, जो कम फर्टाइल एरिया है वहाँ से कम फर्टाइल एरिया से कम टैक्स लेता। तो कहने का मतलब है लैंड टैक्स का दूसरा नाम था खर्च, और उसी के हिसाब से, फर्टिलिटी के हिसाब से खर्च को वसूला जाता था। द लैंड टैक्स खर्च वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। अब आगे बढ़ते हैं, बच्चों थकते नहीं है, सुनो। टू गेट मोर मनी, अलाउद्दीन रेज्ड द लैंड टैक्स इन द दुआब रीजन टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। ओके, तो देखिए अलाउद्दीन ने लैंड टैक्स को बढ़ा दिया
दोआब रीजन में उसने इंक्रीज़ किया। दोआब यानी गंगा और यमुना के फर्टाइल एरिया को, इस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं, दोआब बोलते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, 1.5 प्रोड्यूस पे उसने बढ़ाया। ही ऑल्सो इंश्योर दैट द पीजेंट्स वर नॉट बर्डन एनी फर्दर, कि लोगों पीजेंट्स जो हैं, किसान जो हैं, उन पे कोई बर्डन ना पड़े आगे चल के। ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द नॉबल्स एंड डिड नॉट अलाउ देम टू कलेक्ट एनी एडिशनल टैक्सेस। तो जो राजा होते हैं वो कोई टैक्स खुद से थोड़ी जाते हैं टैक्स को वसूलने, वो किसकी ड्यूटीज़ लगाते हैं, नॉबल्स की। दरबार में जो भी नॉबल्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है। तो उसके लिए वो क्या करता था कि पीजेंट्स को कोई एक्स्ट्रा टैक्स न देना पड़े, इसलिए उसने बहुत सारे नॉबल्स को भी स्ट्रिक्टली वो चेक करता था कि कोई वो एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं ले रहे हैं। To keep a check on his officers and to discourage corruption, Alauddin also introduced a system of getting the accounts of his officer audited. तो अच्छा जी, तो उसने क्या किया कि जितने भी ऑफिसर्स थे उसके दरबार में या उसके राज्य में, जो भी टैक्स को वसूलते थे, उनकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट, पूरा का पूरा लेन देन का हिसाब किताब वो चेक करता था, अकाउंट्स को वो देखता था। तो उसने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया सिस्टम कि जिससे अकाउंट्स को चेक किया जा सके। दिस सिस्टम वॉज लेटर फॉलोड बाय शेर शाह एंड अकबर। तो मुग़ल एम्परर्स हैं शेर शाह एंड अकबर, इन्होंने आगे चल के अलाउद्दीन का ये वाली जो बात थी उसको अपने रिजाइम में भी फॉलो किया। अलाउद्दीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो आप मार्क करते रहना जो जो उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जो जो उसने काम किए, आर्थिक सुधार किए, जो जो उसकी नीति थी, पॉलिसी थी, आप उनको मार्क करेंगे। पहला तो आपको मार्क करना है यहाँ पे लैंड टैक्स खर्च वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, एक तो ये मार्क करिए। दूसरा, टू डिस्करेज करप्शन ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द नॉबल्स एंड डिड नॉट अलाउ देम टू कलेक्ट एनी एडिशनल टैक्स। देन आप इसमें मार्क करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। क्या लेकर के आया है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। देखते हैं क्या है ये। ही लोअर्ड द प्राइसेस ऑफ ऑल एसेंशियल आइटम्स सच एज फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल, क्लॉथ एट्सेट्रा। तो मार्केट में महंगाई ना बढ़े इसलिए उसने क्या किया, जो ज़रूरी सामान है, एसेंशियल आइटम्स हैं, उस चीज़ के उसने बहुत ही कम प्राइसेस रखे, जैसे कि अनाज हो गया, शुगर हो गई, ऑयल हो गए, क्लॉथ हो गई, कपड़ा हो गया। तो इन सब के उसने पैसे क्या रखे, कम रखे। शॉप ओनर्स वर आस्क्ड टू चार्ज द रेट्स फिक्स्ड बाय द सुल्तान। तो सुल्तान ने जो रेट फिक्स कर दिया वही शॉप ओनर्स को वसूलना पड़ता था। ही ऑल्सो अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिशियल्स टू कीप अ चेक ऑन द शॉप ओनर्स। और शॉप ओनर्स भी कोई आम जनता को लूट ना ले, कोई ज़्यादा महंगा ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे, इसलिए उसने बहुत सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई थी जो चुपचाप मार्केट में जाके कभी कभी सरप्राइजिंगली या जैसे भी विज़िट करके चेक करते रहते थे कि कोई भी महंगा सामान ना बेच रहा हो। Whosoever was caught charging even a little extra or cheating with weights was punished severely। तो कोई भी तोल में या फिर वेट करते हुए चीज़ों को, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी पैसा लेता था तो उसको बहुत सीवियर यानी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको दी जाती थी। तो दैट शोज़ कि अलाउद्दीन कहीं ना कहीं, बेशक से वो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं लुटेरा ही था, जिसने राजस्थान के रणथंभौर पे, चित्तौड़ पे और हमारे देश के डेक्कन एरिया पे पूरा का पूरा कब्ज़ा किया, लेकिन उसकी ये पॉलिसी तो ठीक थी कि वो अपने एरिया में करप्शन फ्री रखना चाहता था। आगे अब हम पढ़ते हैं। The idea of making goods cheaper was probably introduced because of Alauddin wanted to pay his soldiers a low salary। बच्चों अब हम पढ़ेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कि the idea of making goods cheaper was probably introduced because Alauddin wanted to pay his soldiers a low salary। वो अपने सोल्जर्स को, सैनिकों को लो सैलरी देता था।
तो क्यों? इट अलाउड हिम टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी ऑन लिमिटेड रिसोर्स। तो ज़्यादा आर्मी के लिए और वो लिमिटेड रिसोर्स पे ही रहते थे, तो इसीलिए उसने सोचा कि मेन गुड्स आइटम तो मैं सस्ती ही रखूं। द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खलजी मेड मैनी पीपल पुअर। और उसकी इस पॉलिसी के पीछे लोगों का कई बार गरीबी और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सैलरी क्या करता था, कम देता था। अकॉर्डिंग टू बुरौनी, जो एक ट्रैवलर है, उसके अकाउंट से पता चलता है, नो गोल्ड सिल्वर टैंक्स डिटेल्स और superfluous commodities which are the cause of rebellion were to be found in the house of the हिंदूज। ओके, तो जिससे भी कोई विद्रोह ना कर दे, किसी की नीयत ना मतलब धन दौलत के ऊपर आ जाए, इसीलिए उनके पास में वो रहने ही नहीं देता था, ना सोने को, ना चांदी को, ना ही कीमती सामान को। दे वर इवन डिप्राइव्ड ऑफ द कॉमन लग्जरी ऑफ च्यूइंग बीटल। दैट मीन्स कि लोगों को सुपारी तक भी खाना अलाउड नहीं था, जो एक लग्जरी चीज़ है, जैसे कि सुपारी खाना है ना, तो वो भी वो नहीं खाने देता था। रिफॉर्म्स इन द आर्मी, फिर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए ये देखते हैं। देखिए, आप ये याद रखना कि खलजी डायनेसिटी में आपको 3 ही रूलर्स को याद रखना है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी, जिसका भांजा या भतीजा है, आपने अभी पढ़ा ही था, अली गुरशाब, और वो ही आगे करके उसका नाम क्या बना, अलाउद्दीन खलजी। और इसका लास्ट आएगा खुसराओ मलिक। पर खुसराओ मलिक से पहले अभी हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खलजी के रिफॉर्म्स को। अभी हमने पढ़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आप मार्क करेंगे 3 पॉइंट्स के अलावा 4 पॉइंट्स इसके बनाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन दी आर्मी। चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें भी पॉइंट्स बनाएंगे, रिफॉर्म्स क्या क्या किए उसने। रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन मेड मोर मनी अवेलेबल टू हिम। विद दैट मनी ही वॉज एबल टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे, ऐसे उसने एक बहुत लंबी सेना बना करके रखी हुई थी। और वो कैसे संभव हुआ इतनी बड़ी सेना बना करके रखना, अपने पास में रखना? क्योंकि उसने बहुत सारे टैक्स में रिफॉर्म्स किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, कैश में देता था। ही स्टार्टेड ब्रांडिंग horses to prevent the substitution of good horses by inferior ones. That means कि उसने अच्छी किस्म के घोड़े को और इन्फीरियर किस्म के घोड़ों को, जो नस्लें होती हैं, उनको उसने ब्रांड करके रखा था, बता करके रखा था, दाग रखा था, यानी उनके ऊपर ही लिख रखा था, ताकि कोई भी युद्ध के समय सब्स्टिट्यूट फटाफट से मिल सके। ही अ फुल डिस्क्रिप्शन चेहरा फॉर ईच सोल्डर वॉज ऑल्सो केप्ट। अच्छा, तो पूरे हर एक का सोल्जर का उसने फुल डिस्क्रिप्शन, जैसे हमारे आप देखिए कोई भी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, या आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, या हमारी सेना होती है, उनके आपने देखा है बैजेस पे नाम लिखे होते हैं, ऐसे है ना। तो इसी तरीके से उसने फुल डिस्क्रिप्शन हर एक सोल्जर्स की दी हुई थी। Spies were posted in different parts of the empire to keep the sultan informed of all the development. तो आपने देखा ही था, दूर उसने साउथ के एरिया तक उसने रूल किया, पांड्याज, यादवा, काकटियाज, होसलिया सबको हराया था। साथ के साथ में उसने गुजरात और राजस्थान में भी अपना कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो इसके लिए उसको बहुत सारे स्पाइज़ की ज़रूरत थी। स्पाइज़ कौन होते हैं? जो गुप्तचर होते हैं, जो नज़र रखते हैं चुपचाप गतिविधियों पर कि और दूसरे प्रदेश में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, क्या क्या घटनाएं चल रही हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए उसने स्पाइस को भी लगाया हुआ था। मैनी ऑफ दीज मेजर्स वर लेटर फॉलोड बाय शेर शाह एंड अकबर। तो बच्चों, आपको भूलना नहीं है अलाउद्दीन खिलजी की इसी पॉलिसी को आगे चल के फिर से मुग़ल एम्परर ने, अकबर और साथ के साथ में शेर शाह सूरी, आई गेस, इन्होंने भी इसको फॉलो किया था। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। तो लेकिन जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, तो आगे उसका कौन सक्सेसर बनेगा, आगे कौन संभालेगा, इसके लिए बहुत सारे युद्ध हुए। द लास्ट खलजी रूलर वॉज खुसराओ मलिक। तो आपको ये भूलना नहीं,
फिर खुशराहो मलिक बना उसका रूलर। गियाजुद्दीन डिफीटेड हिम, और उसको किसने हराया? गियाजुद्दीन ने। और गियाजुद्दीन के हराते ही फिर कौन सी एक अलग वंश शुरू हो गया, एक अलग डायनेसिटी शुरू हो गई, जिसका नाम है द तुगलक डायनेसिटी। तो ये हमने आज पढ़ा खलजी डायनेसिटी के बारे में। आपको भूलना नहीं, 3 ही रूलर्स हमने पढ़े। और एक और बात, अलाउद्दीन खलजी के रिकॉर्ड्स हमको कहाँ से मिलते हैं? बरानी एक ट्रैवलर है, उसकी बुक से। इन हिज बुक तारीख फिरोज शाही हैज़, उसकी बुक का क्या नाम है? तारीख फिरोज शाही। उसमें क्या लिखा है आप बॉक्स में देखिए। तारीख फिरोज शाही हैज़ रिकॉर्डेड प्राइसेस ऑफ मैनी आइटम्स ऑफ डेली यूज़ ड्यूरिंग द अर्ली 14th सेंचुरी। उसने सब चीज़ों के दाम, कितना उनका प्राइस था, वो भी लिख करके रखा है। इफ़ यू वर लिविंग इन दिल्ली ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ अलाउद्दीन खलजी, you could buy 96 kg of wheat, 144 kg of rice, and 180 kg of barley for a टाका, which was equal to a सिल्वर रूपी। तो एक चांदी के सिक्के में हम ये सब चीज़ उस समय अगर होते तो खरीद सकते थे। 96 kg wheat, 140 kg rice और 180 kg of barley. So for today, I guess it is more than sufficient. We will cover this chapter in 5 parts. So I feel this is more than enough for today. Please read the page number 19 and 20. Tomorrow we will study Tughlaq as well as Sayyid dynasty. Mark the important points of Khalji dynasty. Solve the back question related to this. And take very good care of yourself. Keep learning. Thank you.